नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने एक नहीं कई सारे इतिहास रच दिए। भारतीय जनता पार्टी के स्ट्राइक रेट और एवरेज के लिहाज से आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने एनडीए की लाज रख ली, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वो कारनामा करने जा रही है जो आज तक उस पार्टी ने ही नहीं किया। जी हाँ, चाहे वक्त 2003 के बाद का रहा हो, जब प्रचंड बहुमत के साथ उमा भारती की सरकार आई थी, या फिर शिवराज सिंह चौहान के दौर रहा हो, आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें नहीं जीत पाई है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने 2019 के प्रदर्शन को सुधार रही है और एक सीट में इजाफा कर रही है, और वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक सीट के नुकसान पर है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई। हाँ, ये बात अलग है, देश में कांग्रेस के परिणाम काफी अच्छे दिखाई दिए, पर उसका असर इन दो प्रदेशों पर नहीं दिखाई दिया जो मध्य भारत की धुरी कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी अपना लोहा मनवा लिया। यह बात एक बार फिर से साबित हो गई कि जिन दो मुख्यमंत्रियों को भाजपा आलाकमान ने चुना था, उन्होंने कहीं न कहीं अपनी मुहर पर भी न केवल जनता से मिले प्रतिसाद को एक बार फिर से लोगों के सामने ही ला दिया, बल्कि दूसरी बात यह भी कि बीते समय में दोनों ही राज्यों में सरकार के किए हुए कार्य भी माना जा सकता है कि लोगों को पसंद आए। क्योंकि एक अन्य राज्य यानी कि राजस्थान, जहां पर एक समय ही चुनाव हुए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली। हालांकि इसे आप राजस्थान की रवायत भी कह सकते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस वाले कुनबे यानी कि एनडीए में इजाफा किया है 29 प्लस 10 सीटों का। 39 सीटें ये दो राज्यों ने दी है। इसमें से अगर हम बात करें तो कई सीटें बीजेपी या तो जीत चुकी है या बीजेपी लीड में है। और चलिए, अब हमने चूंकि हमारी शुरुआत में दोनों राज्यों का प्रमुखता के साथ जिक्र किया है, तो दो राज्यों से दो प्रमुख विश्लेषक और उस राज्य की सियासत को, क्षेत्रफल को, जनता को बहुत बखूबी समझने वाले दो खास विद्वान आपके साथ चर्चा में जुड़ते हैं। छत्तीसगढ़ से सबसे पहले हमारे साथ आदरणीय बाबूलाल शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मध्य प्रदेश का रुख करते राकेश प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मैं शर्मा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आज के ये जो नतीजे सामने आए हैं, कुछ सीटों पर अभी बढ़त बीजेपी बनाई हुई है, एक सीट पर कांग्रेस की बढ़त है, ये नतीजे किस ओर इशारा करते हैं? जी शर्मा साहब। देखिए, जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति है, उसमें जब चुनाव हो रहे थे और जो मेहनत कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस को एक उम्मीद बनी थी, 4 सीटों पर जो है उसको उम्मीद थी कि वो जीत जाएगी। पहले 2 ही सीट उनके पास थी, फिर 1 सीट रही। अब की उनको पूरी उम्मीद थी, क्योंकि प्रत्याशी बड़े समझ बूझ करके दिए गए थे और चेहरे दिए गए थे जिसको लोग जानते हैं, जिसको पहचानते हैं। जैसे भूपेश बघेल ने काफी काम किया है और मुख्यमंत्री के रूप में काफी लोकप्रियता हासिल की है, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन वो असफल रहे। और इस बात को मानना पड़ेगा कि चरणदास महंत एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में फिर से उभरे हैं कि अपनी पत्नी को उन्होंने फिर से जिता लिया, लगभग वो जीत की तरफ है। और जो रिजल्ट जो आ रहे हैं, रुझान अब कहना गलत होगा, लगभग यही परिणाम में परिणित हो जाएंगे। आपने सही कहा, 39 सीट्स जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलकर के दे रही है मोदी जी को। तो निश्चित रूप से एक बात जरूर कहना चाहिए कि इसका फायदा भी जो है दोनों प्रदेशों को मिलेगा। और कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि यहाँ के जो सीनियर लीडर जो सांसद बन के जा रहे हैं,
उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सके, मध्य प्रदेश में भी मंत्री पद मिले। ऐसा मुझे लगता है कि इससे क्षेत्र का विकास बढ़े, यही लोगों की सोच इसके अंदर में चल रही है। जी बिल्कुल 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 दुरुस्त बात आपने कही है। राकेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा, मध्य प्रदेश ये एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अभी तक सारी सीटें भाजपा ने कभी भी नहीं जीती है, संभवतः ये पहला मौका है, क्योंकि मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और अब लीड की जो बारी आ रही है वो लीड फिर बहुत ज्यादा है, वहां पर भी हम जीत मान ही लें। तो सबसे पहला रिएक्शन इस रिकॉर्ड पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी थोड़ा दुरुस्त कर दूं जी। कि मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उसमें से ये दूसरा मौका है जी लगभग 27 साल बाद, जी जब 1997 में कमलनाथ का मुकाबला हुआ था बाई इलेक्शन में, जब उन्होंने अपनी पत्नी अलका नाथ को ड्रॉप करके खुद चुनाव मैदान में आए थे, तब उनकी हार हुई थी। उसके बाद ये लगभग 27 वर्षों का पीरियड बीत जाने के बाद अब ये दूसरा कमलनाथ के पुत्र जो नकुलनाथ इस बार मैदान में थे, ये दूसरी बार मैदान में थे, वो लगभग 1,14,000 करीब वोटों से हारते हुए नजर आ रहे हैं, लगभग हार ही गए हैं समझ लीजिए। तो ये दूसरा मौका है। जैसा कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में ये छिंदवाड़ा जो रही है वो हमेशा से हॉट सीट रही है। बीते 10 वर्षों से मोदी सरकार रही है देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार लगभग 20 वर्षों से रही है। तो सभी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटकता रहा छिंदवाड़ा लोकसभा पर विजय प्राप्त करना उनका एकमात्र ध्येय हो गया था। जब से 2019 के बाद से ये जो था संसदीय क्षेत्र वो हमेशा से टारगेटेड रहा। उन्होंने ये सोचा कि किसी भी तरीके ये इन प्रकार है, और प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री की लगभग 8 से 9 सभाएं यहाँ पर लगातार हुई। उन्होंने इसमें रोड शो भी किया और जनसंपर्क भी किया। केंद्रीय मंत्री भी लगातार बार बार उनका दौरा पड़ता रहा। इसकी अनुभूति हमको शुरू से विधानसभा जो चुनाव हुए 2023 में, दिसंबर 2023 में, उस समय भी केंद्रीय मंत्रियों ने, बड़े बड़े मंत्री यानी आपके अमित शाह से लेकर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर राधा रमन, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, इन लोगों ने लगातार उस पृष्ठभूमि को तैयार करने का काम या सींचने का काम किया, जो कि आज वो चीजें आज इनके भारतीय जनता पार्टी में छिंदवाड़ा जिले की जो सीट उन्होंने पर विजय प्राप्त की वो उनका टारगेट पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात है। वैसे मैंने जो आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रखे थे वो आप 97 की बात कर रहे हैं। वैसे मैं विभाजित मध्य प्रदेश और अविभाजित मध्य प्रदेश में शायद एक कंफ्यूजन हो गया। वैसे मेरे जो आंकड़े थे वो विभाजित मध्य प्रदेश वाले, लेकिन बहुत अच्छा आपने दुरुस्त किया। मैं शर्मा साहब एक बहुत सीधा सवाल, जैसे कि आपने भूपेश बघेल जी को भी कार्यरत देखा है 5 साल की सरकार के समय, उस वक्त भी आपसे बातचीत होती थी, लेकिन कोई लाभ उसका क्या राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल जी को नहीं मिला? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संतोष पांडे भारी पड़ गए भूपेश बघेल जी पर, या बीजेपी के चुनाव लड़ने का वो जो तरीका है और भूपेश बघेल जी का जो पैटर्न है, वो दोनों में मतलब क्या अंतर आपको समझ में आया? जी, ये भूपेश बघेल का जो औरा बना हुआ था मध्य प्रदेश ये सरकार बने के दौरान का, वो औरा वहां काम नहीं आया। किस लिए नहीं आया वो मैं भी आपको बताता हूँ कि एक तो रमन सिंह का प्रभाव राजनांदगांव क्षेत्र के अंदर में, शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा है, और रमन सिंह और उनके लड़के वहां लगे रहे जी संतोष पांडे के लिए। जी, दूसरी चीज क्या, एंटी इनकम्बेंसी थी संतोष पांडे के लिए, लोगों के मन में था कि दोबारा आ गए हैं करके। लेकिन आप देखिए सारी चीजों के ऊपर में छवि जो थी भूपेश बघेल की, उसके ऊपर में भी वहां भारी पड़ा हिंदुत्व। हिंदुत्व इस रूप में भारी पड़ा कि देखिए उस क्षेत्र में जो है बेमेतरा है, कवर्धा है, साजा है, उसमें भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई थी, ईश्वर साहू जिसके पिताजी विधायक बने हैं जी, उस समय जो हिंदुत्व का कार्ड खेला गया था उसके लिए जिताने के लिए, अमित शाह ने स्वयं कहा था, तो उस बार हिंदुत्व की जो लहर है वहां हुई थी। और कवर्धा में विजय शर्मा जी जब थे
तो उस वक्त उन्होंने जो कवर्धा में हिंदुत्व की लहर चलाई थी, उसका प्रभाव अब छत्तीसगढ़ में पड़ने लगा। पहले यहाँ हिंदुत्व का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब हिंदुत्व की हवा यहाँ पर चल रही है। तो उसका प्रभाव भी 4 विधानसभा क्षेत्रों में, खैरागढ़, बेमेतरा, कवर्धा और साजा, इन 4 सीटों में पड़ा है। जबकि भले ही वहां पर रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर नेता हैं साजा के विधायक, और उनका भी प्रभाव नहीं चला। अकबर कवर्धा से थे, मोहम्मद अकबर, जो हर तरह के मैनेजमेंट में माहिर है, उसके बावजूद जो है हिंदुत्व भारी पड़ गया, हिंदुत्व हावी हो गया उनकी छवि के सामने। उनकी छवि जो है वो एक प्रकार से क्रश हो गई वहां उस मामले के कारण। जी, अच्छा, मतलब यही माना जाए कि डॉक्टर साहब का जो काम करने का तरीका है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने उन्हें मतलब किसी भी बयान पर बहुत ज्यादा रुष्ट होके बोलते हुए नहीं सुना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपोज में कभी बोले हों। तो एक उस छवि का भी कहीं ना कहीं क्या लाभ मिला है, क्योंकि इसको नैरेटिव बनाया गया था कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का और पूर्व मुख्यमंत्री की आमने सामने की लड़ाई है, ऐसा नैरेटिव सेट हुआ था। देखिए, रणनीतियां बनाने में भी रमन सिंह का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बताऊं। आप उनके उस रूप को नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे। तो रमन सिंह रणनीति बनाने में माहिर है। वो बिल्कुल चुपचाप रहते जरूर है, लेकिन उनके अंदर खलबली रहती है, और वो हर जगह पर जो है बराबर सटीक समय में वार करते हैं। और उन्होंने समझ लिया कि 4 जो क्षेत्र जो मैंने गिनाए आपको, वहाँ हिंदुत्व भारी है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये राजनांदगांव शहर में जो प्रभाव है, वो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो उसका प्रभाव होगा, उसको कैसे घटाया जाए, उसके आसपास के क्षेत्र राजनांदगांव के पास के उस ऑरा को कैसे घटाया जाए, कमजोर किया जाए, उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ये 4 जो सीटें मैंने गिनाई थी उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। तो पूरा ध्यान जब वहां जाकर बैठ गए और वहां पर पूरा उन्होंने ध्यान दिया, इसका पूरा प्रभाव मुझे दिखाई देता है कि अब जो है ये स्थिति पैदा हुई। भूपेश बघेल के हारने से अब भारतीय जनता पार्टी को ये कहने का मौका मिलेगा कि हमने जो कहा था कि इनका कोई भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था, सुशासन नहीं था, ये सब साबित हो गया है। ये कहने का मौका अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल जाएगा कि इसीलिए जो है देख लीजिए उनकी हार कितनी बुरी हुई है। और चरणदास महंत जो है एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभर के फिर से सामने आए हैं और दोबारा जो है वो अपनी पत्नी को जिताने में सफल हो रहे हैं। ये एक राजनीतिक जो है परिवर्तन जो है वो देखने में आएगा कि निश्चित रूप से लीडरशिप में जो है उनकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ेगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी कड़ी जो बताई है, और बेसिकली उनका काम करने का जो तरीका है रमन सिंह जी का। बिल्कुल, एक सवाल मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अब हम बात कर रहे हैं अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, थोड़ा सा अगर हम आज के जो परफॉर्मेंस है इंडिया अलायंस का, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत डाउन रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूपी में अच्छा किया है, अन्य राज्यों में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, महाराष्ट्र में अच्छा किया है, पंजाब भी अच्छा है क्योंकि पंजाब में बीजेपी को बिल्कुल एंट्री नहीं करने दी है। तो ये तमाम राज्य और भारतीय जनता पार्टी, चलिए मैं आप दोनों मेहमानों के पास लौट रहा हूं, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। ये उसकी सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी आज सिंगल बेस्ड उसके पास मैंडेट नहीं आया हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुख्यालय की तस्वीरें देखकर, यानी बीजेपी को पूरा एतबार है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते। राकेश जी, मेरा आपसे यही सवाल था, और जैसा कि इस वक्त हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, वहां मुझे नहीं लग रहा कि वो कार्यकर्ताओं को जरा भी किंचित मात्र है कि हम सरकार बनाने नहीं जा रहे। लेकिन अगेन मेरी बात वही है कि ये जो बाकी राज्यों का कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा, बट छत्तीसगढ़ एमपी में बिल्कुल भी हाशिए पे रही है पार्टी, इसका कारण क्या समझ में आता है? जी, की बात करी है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रही है। यहाँ पर
तीसरे किसी और दल की एंट्री या अस्तित्व बहुत कुछ ज्यादा नजर नहीं आता है। छोट यानी नाम मात्र के लिए बतौर औपचारिकता के तौर पर यहाँ पर दूसरे दलों की उपस्थिति मात्र है। यहाँ पर बीच में अगर आप चले जाएंगे, अगर 20 साल 15 साल पहले अगर चले जाते हैं, 2014 के आसपास चले जाते हैं, तब यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर का एक प्रादुर्भाव हुआ। 2004 से उस चीज को क्या कहते हैं सिंचित करने का काम किया, और जिसमें क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2 सीटें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लगाई। रही बात अगर उसकी बात कर लें, उत्तर प्रदेश से छुआ हुआ इलाका है, तो बसपा और सपा समाजवादी पार्टी बस उन बॉर्डर वाले एरियो के अंदर रही, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के अंदर। रही बात अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की, तो राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उतना तोड़ फोड़ और कुछ नहीं हुआ जितना आपका, क्योंकि सीधी लड़ाई होने की वजह से तीसरे दल की उपस्थिति नहीं होती, तो सीधी लड़ाई रही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। खासकर मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, दादा तो बैठे हैं शर्मा जी छत्तीसगढ़ के अंदर, मगर मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति ये रही है कि कांग्रेस का संगठन नाम की चीज नहीं रही है। 2014 में 19 में 18 में क्या कहते हैं कमलनाथ को पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया, मगर कमलनाथ जो थे वो उन्होंने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कभी काम नहीं किया। क्योंकि कमलनाथ एक कारपोरेट से वहां से आते हैं, तो उन्होंने इस पार्टी को भी कारपोरेट सेक्टर की तरह सिंचित करने का काम किया। मगर जहां जो ग्रामीण स्तर, क्योंकि चुनाव जो होते हैं नेताओं के भरोसे नहीं होते हैं, ग्रास रूट लेवल पर जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, वही तो क्या कहते हैं आपको जनता तक आपकी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं, जनता को पोलिंग बूथों पर ले जाने का काम करते हैं। तो संगठन एक तरीके से देखा जाए तो 20 वर्ष से लगभग छिन्न भिन्न रहा। उसकी वजह यह भी रही कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार 20 वर्षों से सरकारें रही हैं। उसकी वजह भी एक ये रहा कि संगठन छिन्न भिन्न और हो गया कि क्योंकि जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके छोटे मोटे जो काम होते थे, तो मध्य प्रदेश के अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इसलिए छोटे मोटे कामों के लिए भी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक तरसते रहे। तो उनका इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर ये रहा कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर प्रदेश के अंदर सरकारें जब भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो आप क्या कहते हैं केंद्र के अंदर जनप्रतिनिधि का पहुंचाएंगे भी तो उसका कोई काम नहीं होगा। जैसे छिंदवाड़ा की जो एक की सीट के ऊपर यही बात रही कि यहाँ तक तो धीरे धीरे संगठन कमजोर होता गया। दूसरा ये बात को भारतीय जनता पार्टी पहुंचाने में और उनके बड़े नेता प्रादेशिक स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, उन्होंने यही बात जनता तक पहुंचाई कि मध्य प्रदेश के अंदर और राष्ट्र के अंदर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। अगर आप यहाँ अगर जनप्रतिनिधि चुनते भी हैं, विपक्षी चुनते हैं, तो आपके काम छोटे मोटे कामों के लिए भी तक आप तरस जाएंगे। इस तरीके की जो स्थितियां बनी, आप ये सिनेरियो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग स्थितियां पैदा करता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जहां तक मेरी समझ है, ये मुख्य कारण रहे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगभग शून्य सा हो गया। दूसरी बात अगर देख ली जाए कि जैसे ही ये चुनाव मध्य प्रदेश का दूसरी बार हारे, तो उसके बाद यह हुआ कि सत्ता संगठन के अंदर परिवर्तन हुआ। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई, मगर उनके पास उतना प्रॉपर वक्त नहीं मिल पाया कि वो संगठन को मजबूत कर पाते। तो ये इस वजह से ये लगता है कि मुझको ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और दूसरा अगर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो आरएसएस का ये एक प्रयोगशाला रही है। यहाँ पर आरएसएस और का हर क्षेत्र के अंदर हर जगह अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर वो ग्रास रूट लेवल पर काम भी करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कांग्रेस के पास ना तो संगठन बचा है और ना ही वो आर्थिक रूप से भी छिन्न भिन्न हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा आपने पूरा इसका विश्लेषण भी हमारे दर्शकों को बताया। बाबूलाल जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है सर कि हम कल के बयान देख रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था, विपक्ष के कई नेता इस बात को कह रहे थे कि ईवीएम हैक होगी, आप लोग पूरी तैयारी रखिएगा कार्यकर्ताओं से। आज लेकिन ये जो आंकड़े आए, हमने ईवीएम पर बिल्कुल भी बयान नहीं सुना, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल खड़े नहीं हुए, घालमेल पर कोई सवाल खड़े नहीं हुए, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर कोई सवाल खड़े नहीं हुए। तो ये
सारे आंकड़े तो बताते हैं कि अभी तक के हुए जो चुनाव हैं वो भी निष्पक्ष रहे होंगे। देखिए ऐसा वैसे आज तो कहीं कहीं ऐसा आरोप सुनने में नहीं आया, लेकिन जी कल की बात है। जी जी कल भूपेश बघेल ने ये शिकायत की है कि जो सीरियल नंबर। जी मैं शर्मा साहब आपके पास आऊंगा, बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं सीधे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और देश भर से टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और भारत की यशस्वी जनता, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज इस धन्यवाद मोदी जी को देने के लिए और विजय उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ आए हुए हैं कार्यकर्ता। आप सब लोगों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें सबको स्मरण है कि चाहे चुनाव की बेला हो, चाहे देश को नेतृत्व करने की बात हो और देश को समस्याओं से निकालने का, अब जिसे हम कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश को, पार्टी को, देश की जनता को फ्रंट से लीड किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज सभी एनडीए के साथी दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने अथक प्रयास के साथ पीछे कई महीनों से अथक प्रयास किया और एनडीए को जो जीत दिलाई है, उसके लिए मैं साथी दलों का और हमारे कार्यकर्ताओं का और साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के करोड़ों हमारे देशवासियों को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, इस वक्त और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पे संबोधित करेंगे। फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं और बाबूलाल साहब को हम चर्चा में लेते हैं। जी सर, सवाल यही था कि निष्पक्षता पर कोई सवाल खड़े नहीं हुए, किसी ने भी ये नहीं कहा सर कि चुनाव आयोग बंधन में कार्य कर रहा है, ईवीएम भी पूरी तरह से पाक साफ रही और धांधली के कोई आरोप भी नहीं लगे। आज कहीं भी ऐसे आरोप नहीं लगे, बिल्कुल सच बात है। लेकिन कल जो है भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रमाण के साथ में एक बात कही कि सीरियल नंबर जो है उसमें डिफरेंस मिला है और उसको बदला गया है। तो ये एक बात जरूर है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन आज उस मामले में कहीं भी कोई बात जो है नहीं कही जा रही है। तो स्थिति सही बात है कि जब कड़वा मैंने मीठा मीठा गप और कड़वा थू वाली स्थिति ईवीएम की हो गई है। अगर हार गए तो ईवीएम पे दोष मढ़ दो, जीत गए तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो ये स्थिति है और देश भर की स्थिति आप देखेंगे तो जिस तरीके से भाजपा ने नैरेटिव सेट किया था, 4 की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, इसके अभी हम साक्षी हैं। मित्रों,
एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। और हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हम उस ऐतिहासिक घड़ी के पल के चश्मदीद गवाह भी होंगे और साथ ही साथ उस पल को हम सब लोगों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग देश हित के लिए काम करते हैं उन्हें चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों को बखूबी लड़ करके देश प्रथम, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, इस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं, जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। बड़े बड़े राजनीतिक घटनाओं को दुनिया के सामने, देश के सामने उसको गलत तरीके से रखने का प्रयास करता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती, कह देते हैं हम हार गए। भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल नेतृत्व के कारण वहां बन रही है। लेकिन कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार सरकार बन रही है। उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। मैं आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस पार्टनर के साथ वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। इस तरीके से परिवर्तन हुआ है। मित्रों, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे, उस केरल में कमल खिला है और वहां भी एनडीए की उपस्थिति हो गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वोट शेयर बढ़े हैं, हमारे प्रदेशों में वोट का शेयर भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2014 में यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि एक गरीब मां का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बने थे और वो भारत की गुर्बत और भारत के अंदर रहने वाले गरीब लोगों की दुख
उसको उन्होंने आत्मसात किया था। वो जानते थे गरीबी क्या है, वो जानते थे कि गरीबों का नेतृत्व करने की क्या आवश्यकता है, वह जानते थे कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और मुझे याद है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो आपने उस समय कहा था, मेरी सरकार गांव को, गरीब को, वंचित को, पीड़ित को, शोषित को, दलित को, महिला को, युवा को, किसान को समर्पित रहेगी और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मिल रहा है और उनकी चिंता हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और आगे 30 में इस देश का कोई भी नागरिक जो 70 साल से ऊपर का होगा उसको भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से चाहे बहनों को गैस का चूल्हा पहुंचाना हो, गैस का सिलेंडर पहुंचाना हो, हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था करनी हो, हमारे भाइयों को, बहनों को बैंक से जोड़ना हो, ये सारे काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई और गरीब की चिंता की गई, गरीब की चिंता की गई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली थी तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था ये बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी, एक तरीके से ढह गई थी। और भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था जब लड़खड़ाई तो दुनिया में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत कम हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती दी गई, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई और बैंकिंग व्यवस्था के बारे में दुनिया ने भी सराहा कि आज भारत एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर की। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ तरीके से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और मोदी 30 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की होने जा रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व तो इस वक्त जेपी नड्डा लगातार बीजेपी मुख्यालय से संबोधित कर रहे हैं और चूंकि हमारी एक खास चर्चा का पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश से राकेश प्रजापति जी हमारे साथ पैनल में मौजूद है। एक बार फिर से परिचय करा देता हूं। और राकेश जी, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, अभी जेपी नड्डा जी को आप भी सुन रहे होंगे, कहीं भी बयान में ऐसा बीजेपी के बयान नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी रक्षात्मक की भूमिका में है। ऐसा लग नहीं रहा है कि डिफेंसिव बीजेपी कर रही है अभी। देखिए, उसका सबसे बड़ा ये कारण में जहां तक मेरी समझ में है वो इस तरीके की अभी किसी भी तरीके की ये चीजों को झलकने नहीं देंगे सामने कि वो कमजोर है। वरना मेरा एक मानना है कि जिस तरीके से 10 वर्षों से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से सरकारें चलाई हैं वो उनका एक अपना एक अलग अंदाज है। वो ना किसी के दबाव में आते हैं और ना ही वो कमजोर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी तरीके से चाहे वो आप जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री जी हो, अगर उनके बॉडी लैंग्वेज में या उनके किसी वक्तव्य में ऐसा महसूस भी अगर होता है कि वो कमजोर हैं या असहाय से मजबूर हो रहे हैं
ताकि किसी तरीके से सरकार को तीसरी बार पुनः आकार दें। तो वरना अगर उनको इस चीज का अगर थोड़ा सा भी एहसास अगर करवा देते हैं तो पार्टी के अंदर एक मेरा मानना है कि जो सीनियर लीडर हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया है, वहां एक बगावत सी उठ सकती है। जैसे हम बहुत से हमारे साथियों के साथ में हम लोग बात करते हैं पत्रकारिता के अंदर, तो उनके अंदर एक लावा, जिनको साइडलाइन कर दिया गया है, उनके अंदर एक लावा धधक सा रहा है, बस वो लोग मौके की तलाश में। फिर मेरा एक मानना ये कि वही एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने वक्तव्य। जी जी बिल्कुल, ये एक आपने अहम बात कही है कि बीजेपी इस बात का जरूर ध्यान रखती है कि किस तरह से खासतौर से जो अलायंस में दल शामिल हैं इनको लेके चला जाए।